नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 5, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये फाउंडेशन कोर्स 2025 जो है ये यूपी पीसीएस बैच के लिए है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा। जब मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूं तो सीसैट पेपर आपका कवर किया जाएगा और मेंस में जीएस के पेपर्स, हिंदी और एसए भी कवर किया जाएगा। साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो क्या है, आप अपना समय लीजिए और आराम से उत्तर देने का प्रयास करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं ये पूछा गया है। सबसे पहले चेन्नई दिया है, कोच्चि दिया है, तुटिकोरिन दिया है और विशाखापट्टनम दिया है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन से नेचुरल पोर्ट्स है। तो जब हम चेन्नई की बात करेंगे तो ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। कोच्चि की बात करेंगे तो ये एक नेचुरल पोर्ट है, ठीक है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये आपका नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक पोर्ट है। और तुतिकोरिन की बात हम करेंगे तो ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है और विशाखापट्टनम जो है ये एक नेचुरल पोर्ट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एक कोच्चि और विशाखापट्टनम जो है ये दोनों नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसके पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर दूं। जब भी हम विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज एन ओपन पोर्ट? यहां पर क्या बोला गया है, हम बात कर रहे हैं खुले बंदरगाह की, ठीक है, ठीक है, खुला सागरीय बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं। वहां पर हमने बात किया था कौन सा नेचुरल पोर्ट है, कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। यहां पर हम ओपन पोर्ट की बात कर रहे हैं। तो हल्दिया दिया है, चेन्नई दिया है, मुंबई दिया है, विशाखापट्टनम दिया है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट आपको पता है आंध्र प्रदेश में है। हल्दिया पोर्ट की बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में है। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, इनमें से ओपन पोर्ट जो है, ओपन सी पोर्ट, वो चेन्नई है, याद रखिएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ओपन पोर्ट मतलब क्या है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब हम ओपन पोर्ट की बात करते हैं तो खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पोर्ट जो है वो तट से दूर खुले सागर में लंगर डालता है, ठीक है। खुले सागर में जो आपके बोट्स हैं, पोर्ट्स पे इस तरीके से लगे रहते हैं, लंगर डालते हैं, उसी को हम ओपन पोर्ट कहते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा, कोई चीज ओपन है मतलब किसी चीज से हमने उसको बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया है, तो पोर्ट ओपन होता है। तो चेन्नई यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? जल पोत भंजन उद्योग के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए, या फिर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब हम कांडला पोर्ट की बात कर रहे हैं, कांडला की बात कर रहे हैं, तो ये आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए फेमस है। मेनली यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है चीजों को, ठीक है, बाहर भेजा जाता है। तो सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, कांडला गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह है, पोर्ट है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1950 में हुआ था, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। कांडला हमारे देश का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि याद रखिएगा, ये जो है ये प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, एक्सपोर्टिंग जोन है, ठीक है। और इसका बना कब था, ये निर्माण कब हुआ था? 1950 में, ये भी आप याद रखिएगा। बाद में चल के 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह
कर दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा ना, आपसे डिस्कस किया कि जब हम विशाखापट्टनम की बात कर रहे हैं तो विशाखापट्टनम तो आंध्र प्रदेश में हो गया, मुंबई तो क्लियर है महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर हल्दिया और पारादीप है, तो यहाँ पर हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, और पारादीप कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं ये आपके। अगला हम देखते हैं, सी आपका सही उत्तर है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में महानदी और बंगाल की खाड़ी के सम्मिलन स्थल के मुहाने पर बना हुआ है। ठीक है, ये 3 जनवरी 1962 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। बस इतना याद रखिएगा, और कुछ इतना और नहीं जानकारी की आवश्यकता है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो बताइए क्या दिया गया है, आनगोलो, ठीक है, काकीनाडा, नेल्लोर या फिर विजयनगरम। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बोला गया है आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है काकीनाडा, ए आपका सही उत्तर है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रही हूं ये आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले रहे हैं। तो ए याद रखिएगा आप। देखिए दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित काकीनाडा जो है वो एक शहर है, और यह एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक बंदरगाह शहर भी है। ठीक है, इस शहर को मूल रूप से ककनंदीवाद भी कहा जाता है। काकीनाडा क्षेत्र यूरोपियन लोगों के बसने के बाद विकसित हुआ। जहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वो मैं आपसे ये बोल दूंगी कि इसको याद रखिए। निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया आपका कि किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। तो बताइए, कोस्टा रिका को, रियोनाडो जेनेरियो को, सेंटोस को, या फिर ब्यूनस एरिस को। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर जब हम कॉफी बंदरगाह की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर जो है वो सेंटोस है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला आप यहां पर देख लीजिए, ब्राजील में अगर आप देखेंगे ये ब्राजील है। हमने साउथ अमेरिका का मैप आपसे डिस्कस किया था, आपको चीजें याद होगी, याद होनी भी चाहिए। ये क्या है, ये साउथ अमेरिका का मैप था। ठीक है, एकदम नीचे मैंने आपको बताया था इधर की तरफ यहां पर स्ट्रेट ऑफ मैगलन था, जो कि आपके पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर रहा था। याद है कि नहीं, यहां पर एकदम नीचे मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ऑफ मैगलन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था चिली और पेरू वाले रीजन में क्या है, अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट में मैंने आपको टिटिकाका लेक के बारे में बताया था। अगर देखेंगे तो पेरू के साउथ में और चिली के नॉर्थ में टिटिकाका डेजर्ट है जो कि हाईएस्ट नेविगेबल, टिटिकाका लेक है जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है, अटाकामा रीजन में है ये भी आपको याद है। फिर मैंने आपको बताया था यहां पर अगर आप जाएंगे तो ये पूरा एंडीज की श्रृंखला आपको मिलेगी, वेनेजुला में, कोलंबो में, इक्वाडोर में, पेरू में, ठीक है, चिली में, बोलीविया में, ठीक है, अर्जेंटीना में एंडीज माउंटेन आपका फैला हुआ है। ऊपर की तरफ वेनेजुला में मैंने आपको बताया था एंजल वाटरफॉल है। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए क्लास, जो मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, अब देखिए ब्राजील की बात यहां पर अगर हम करेंगे तो ब्राजील में अभी हमने देखा जो सेंटोस पोर्ट है ना, यहां पर है सेंटोस पोर्ट एकदम इधर की तरफ। तो सेंटोस पोर्ट जो है ना वो किस चीज के लिए फेमस है, वो कॉफी एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। याद रखिएगा, यहां पर देख लीजिए ब्राजील का जो साओ पोलो है वो विश्व का कहवा तथा सेंटोस को हम कॉफी बंदरगाह कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे साओ पोलो की तो वो कहवा के लिए फेमस है, ये भी एक ड्रिंक ही होती है कॉफी की तरह ही। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब हम बात करेंगे सेंटोस की तो कॉफी बंदरगाह है ये। इतनी चीजें याद रखनी है आपको, कौन कौन सी जगह, साओ पोलो और कौन सा, सेंटोस, दोनों याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहीं पर देखिए जब आपका प्रश्न दिया गया था तो एक और जगह का नाम लिखा हुआ था, किस जगह का,
रियो दी जेनेरियो का, रियो डी जेनेरियो का, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था बताइए, यहां पर फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में, याद है ना, इस जिसमें कि एजेंडा 21 आया था, यूएनएफसीसी आया था, याद रखिएगा 1992 में, जिसको कि हम रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो रोटरडैम, इकारगा, मॉन्टेविडियो और जकार्ता। तो बताइए जकार्ता पोर्ट कहां पर है। जकार्ता पोर्ट जो है वो इंडोनेशिया में है, बिल्कुल सही है, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, हमारे इंडिया के बाद किसकी जयकार होगी, जयकार हम किसकी करेंगे, इंडो, जहां जिसमें कि इंड हमारा आए, ठीक है। तो इंडोनेशिया, जकार्ता, ठीक है। हमारे भारत के बाद हम किसकी जयकार करेंगे, इंडो की, ठीक है, क्योंकि इंडिया आता है उसमें, इंडोनेशिया। मॉन्टेविडियो की बात हम करेंगे, मॉन्टेविडियो तो उरुग्वे, उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे, याद रहेगा। फिर इकारगा की हम बात करेंगे, जो इकारगा है क्या वो चाइना में है, नहीं, ये चाइना में नहीं है। इकारगा कहां पर है, रशिया में, रशिया में, ठीक है। रॉटरडैम की बात करेंगे तो ये नीदरलैंड में है, सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो बी सही उत्तर होगा। हम देख लेते हैं एक बार, ये देखिए बी आपका सही उत्तर है। जब रॉटरडैम की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये राइन नदी के मुहाने पर है, और कहां पर है, ये नीदरलैंड में है। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, परीक्षा में हो सकता है पूछ ले कि रॉटरडैम किस नदी पर है, तो आप बताएंगे राइन नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरीके से जब मैंने आपको बताया इकारगा की हम बात करेंगे तो ये येनिसे नदी पर है, और कहां पर है, ये आपका रशिया में है, रूस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रशिया में है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर आपको साइबेरियन वाला, ये मैं यहाँ पर आपको एक मैप दिखा रही हूं, ये अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ऊपर से, ग्लोब को ऊपर से देखा जा रहा है, तो ये साइबेरियन वाला रीजन है, ठीक है, ग्लोब को हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से को देख रहे हैं। तो यहां पर जो रशिया है, रशिया में आपको इधर की तरफ येनिसे नदी दिखेगी, ठीक है, येनिसे नदी, और इसी येनिसे नदी पर इकारगा है, ठीक है, याद रखिएगा, इकारगा, येनिसे, रशिया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी। इसमें क्या बोला गया है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जो रॉटरडैम है वो राइन नदी पर है, राइन नदी के मुहाने पर रॉटरडैम है, इतनी चीज क्लियर। तो ये तो बिल्कुल सही है कि रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। पहला स्टेटमेंट देखिए, राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है बोला गया है। तो देखिए अगर आप देखेंगे राइन नदी जो है वो ऑस्ट्रिया में, नीदरलैंड में, जर्मनी में सब जगह फ्लो करती है, लेकिन जर्मनी में अगर आप देखेंगे तो राइन रिवर जो है वो कहां पर, उत्तरी जर्मनी में नहीं, पश्चिमी जर्मनी में बहती है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर खाली बी होगा, ठीक है, क्योंकि करेक्ट पूछा गया था। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या बोला गया है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, लेकिन राइन नदी उत्तरी जर्मनी में नहीं, पश्चिमी जर्मनी औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है, वहां पर जो नॉर्थ दिया था वो गलत दिया था। उल्लेखनीय है कि राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली नदी है, ठीक है, या स्विस आल्प्स में उच्च स्रोत से निकलने के साथ उत्तरी सागर में नॉर्थ सी के मुहाने पर स्थित रॉटरडैम बंदरगाह तक लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए प्रश्न आपके किस तरीके से, पहले यही प्रश्न को पूछा जाता था कि रॉटरडैम किस नदी पर है, अब इन्होंने क्या किया, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया राइन नदी से रिलेटेड प्रश्नों को। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी पहले ध्यान दिया होता कि जो राइन नदी है वो कहाँ कहाँ बह रही है, तब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। और अगर आप याद किए रहते कि रॉटरडैम जो है वो राइन नदी पर है, तब भी आप क्वेश्चन को 50% तो सॉल्व कर ही लेते। और इसी तरीके से आप
अपने पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। क्लास डायरेक्ट सेम टू सेम प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा तो आपको उत्तर मिलेगा, आप एलिमिनेट कर पाओगे चीजों को। देखो अब यहां पर क्या दिया गया है, देखते हैं। नगर दिया गया है और नदियां दी गई है। तो खार्तुम, ठीक है, ब्राज़ाविले, रॉटरडैम और पेरिस। देखिए फिर रॉटरडैम की बात की गई है। तो हम अपने दिमाग में ये रख सकते हैं ना कि थोड़ा सा राइन नदी के बारे में, नील नदी के बारे में, सीन नदी के बारे में, ज़ाइरे नदी के बारे में हम पढ़ के जाएं। तो देखिए यहां पर जब हम पेरिस की बात करेंगे तो पेरिस किस नदी पर है, सीन नदी पर है। रॉटरडैम तो हमने कितनी बार देख लिया, राइन नदी पर है। तो सी का सबसे पहले फोर्थ ही लगा लेते, मेरे लिए तो सबसे आसान ऑप्शन ये हो गया। अभी मैं तीसरी बार आपको बता रही, रॉटरडैम जो है वो राइन नदी पर है, ठीक है। तो सी का फोर्थ जैसे मैंने किया, मुझे सीधे उत्तर मिल गया। लेकिन हम और को भी देखेंगे। खार्तुम की बात जब हम करेंगे तो नील नदी, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था नाइल रिवर की जब हम बात करेंगे, नाइल रिवर जो है वो दो, एक आपकी विक्टोरिया से निकलती है, ठीक है, विक्टोरिया लेक से, जिसको कि हम क्या कहते हैं, व्हाइट नाइल, ठीक है, सफेद नील। और दूसरी जो है वो लेक ताना से निकल रही थी ना, लेक ताना से, जो कि ब्लू नाइल थी। और ये दोनों मिल कहां पे रही थी, ये दोनों मिल रही थी खार्तुम में। ये भी मैंने आपको बताया था, याद है। तो देखिए वही चीज यहां पे पूछी गई है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। और ब्राज़ाविले की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ज़ाइरे, ठीक है। तो बी का फर्स्ट हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, सही उत्तर आपका ए हो गया। क्लियर है क्लास। तो परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी सिटी किस नदी पर है। अगला प्रश्न हम देखें। चलिए क्लास, अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है। यहां पर एक तरफ आपको डैम दिया गया है, दूसरी तरफ आपको रिवर दी गई है। तो सबसे पहले ग्रैंड कुली की बात की है, हूवर की बात की है, न्यूरेक की बात की है और काहोरो बासा की बात की गई है। तो ग्रैंड कुली जो है वो कोलंबिया रिवर पे है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। काहोरो बासा की बात हम जब करेंगे तो जाम्बेजी नदी पर है, याद रखिएगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूक्रेक की बात करेंगे तो ये वक्स नदी पर है, ये भी सही है। लेकिन जो हूवर नदी है ना, जो हूवर डैम है, सॉरी, वो किस नदी पर है, हूवर डैम जो है वो है कोलोराडो नदी पर, याद रखिएगा, ना कि टेनेसी नदी पर। तो यहां पर ये आपका गलत हो गया। प्रश्न में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बी आपका सही उत्तर होगा। एक बार हम देख लेते हैं, बी आपका सही उत्तर है। देखिए कोलोराडो नदी की बात की गई है। कोलोराडो नदी कहां पर है, सबसे पहले याद रखेंगे आप, यूएसए में है, ठीक है। और कोलोराडो नदी पर कुछ और डैम हैं जो कि आपके हैं डेविस, पार्कर, बोल्डर और हूवर। ये तीनों जो हैं वो आपको किस नदी पर मिलेंगे, कोलोराडो रिवर पे मिलेंगे। परीक्षा में हो सकता है हूबर पूछा हो, अगली बार पार्कर पूछ ले, बोल्डर पूछ ले, ठीक है, तो या डेविस पूछ ले। तो डेविस, ठीक है, पाकेर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बोल्डर हो गया, फिर हूबर हो गया। तो आप कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे हो, डेविस, पार्क, बोल्ड, या डेविस बोल्ड, पार्क में डेविस खेल लेंगे या बोल्ड हो गया तो हो, ठीक है, किसी भी तरीके से। अब आप मुझसे अच्छा ट्रिक बना लेंगे तो आप बनाइएगा। वैसे आप सोच सकते हैं कि डेविस जो है वो पार्क में खेल रहा है, बोल्ड हो गया हो, ठीक है, डेविस जो है वो पार्क में खेल रहा है, बोल्ड हो गया हो, याद रहेगा। तो ये सब किस पर है, कोलोराडो रिवर पर है, ठीक है, राडो रिवर पर है। टेनेसी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी कहां पर है, यूएसए में है, याद रखिएगा। और फिर इस पर कौन कौन से आपके डैम है, तो व्हीलर, विल्सन, नॉरिस, चिकमांगा, याद रखिएगा, व्हीलर, विल्सन, नॉरिस, चिकमांगा, याद रहेगा। परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। अब आपको ये तो याद रहेगा, डेविस जो है वो पार्क में खेलने गया, बोल्ड हो गया हो, याद रहेगा। यूएसए में कोलोराडो रिवर पे ये डैम्स है। अब इसको याद करना है, व्हीलर, विल्सन, नॉरिस, चिकमांगा, ठीक है।
तो कुछ किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। विल्सन जो है व्हीलर पे बैठा है, नॉरिस से चिक मांगा, कुछ भी आप याद कर लीजिएगा। ये याद रखना है क्लास आपको। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है, एक तरफ आपको रिवर दी गई है, दूसरी तरफ आपको डैम दिया गया है, तो मैच करते हैं। कोलोराडो की बात की गई है, दामोदर, नील और जाम्बेजी। तो जल्दी से क्लास मुझे बता दीजिए कौन सा सही उत्तर होगा आपका। जाम्बेजी की अगर हम बात करेंगे, नील की बात करेंगे, दामोदर और कोलोराडो। कोलोराडो हमने अभी कितनी बार देखा, डेविस पार्क में खेल रहा है, बोल्ड हो गया, बोल्ड, फिर हूवर, हम कह सकते हैं गेम ओवर, हूवर, तो कोलोराडो नदी पर है ये सब। तो ए का तो फोर्थ हो गया आपका, यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है तो मैं खुद लिख देती हूं, ए का फोर्थ हो गया। दामोदर की बात करेंगे तो पंचेत है, ठीक है। बी का क्या हो गया, 3 हो गया, याद रहेगा। फिर नील नदी की जब हम बात करेंगे, सी का आपका होगा आसमान, ठीक है, याद रहेगा, नील पे आसमान है। और मैंने आपको इसके पहले सारे इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, लेक विक्टोरिया, फिर यहां से हमने लेक ताना की बात की, और फिर दोनों जाके खार्तूम में मिल रही है, वहां पे खार्तूम डैम भी है। चलिए, फिर इसके बाद जाम्बेजी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपका करीबा होगा, तो डी का सेकंड हो गया, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहां ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था। अगला हम देखते हैं थोड़े से साइंस के क्वेश्चन आज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी पैंस। किसका यूज हम नॉन स्टिकी पैंस में करते हैं, तो देखिए सबसे पहले टेफ्लॉन दिया है, नियोप्रीन दिया है, पीवीसी दिया है और गट्टा पर्चा दिया है। तो एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, तो जो नॉन स्टिक पैन होते हैं उसमें किन का यूज किया जाता है, तो उसमें टेफ्लॉन का यूज हम करते हैं। ए आपका सही उत्तर है। अब मैं आपको एक पिक्चर में दिखा देती हूं ताकि आपको कभी ना भूले। तो नॉन स्टिकी पैन कुछ इस तरीके से होते हैं, यहां पर किसका यूज किया जाता है, टेफ्लॉन का, ठीक है। ये किसका पॉलीमर है, याद रखिएगा, कार्बन फ्लोरीन का पॉलीमर है, ये याद रखेंगे, कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर। ये हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न के पहले 1-2 पॉइंट्स और। जब हम किसकी बात करेंगे, नियोप्रीन की बात करेंगे, तो याद रखिएगा नियोप्रीन जो है वो या तो सॉलिड फॉर्म में या तो रबड़ फॉर्म में हमें मिलता है। मेनली इसका जो यूज है वो जो स्काई ड्राइविंग करते हैं या फिर किसी भी सरफेस को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, लैपटॉप सरफेस में यूज होता है, तो वो नियोप्रीन का यूज होता है। इस तरीके से कॉस्ट्यूम बनाने के लिए नियोप्रीन का यूज होता है। यहां पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ना लगे तो ग्लव्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे तो इस वजह से ग्लव्स बनाने के लिए, कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मेडिकल ग्लव्स, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है मेम्ब्रेन ऑफ और फ्लैशिंग एंड ऑटोमेटिक फैन बेल्ट, ये तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखिएगा नियोप्रीन एक तरीके का रबड़ होता है। तो इस तरीके से कॉस्ट्यूम अगर आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा ना क्लास। अभी देखिए कितने प्रश्न बने हैं, यहां से मैं आपको पिक्चर्स के फॉर्म में क्यों दिखा रही हूं, क्योंकि इतने प्रश्न बने हैं। यहां पर देखिए एक टर्म था ना गुट्टा करके, ये मैं खुद ही भूल गई, गट्टा पर्चा क्या होता है उसको भी देख लीजिए एक बार, कभी परीक्षा में फिर से रिपीट कर दे तो आपको याद रहेगा। टीथ में मेनली इस तरीके से, मतलब दांत के ट्रीटमेंट में गट्टा पर्चा ये कुछ वो होता होगा, उसका यूज किया जाता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। पीवीसी की बात करेंगे तो पीवीसी जो है घर में जब बनता है तो जो पाइप्स होती हैं वो पीवीसी की बनी रहती हैं, बहुत से वॉल्स में पीवीसी का यूज किया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे अब आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को क्लास ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक अगर आपको दिख रहा होगा, यहां पर थर्मो की बात की गई है। थर्मो की बात जब भी हम करते हैं तो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर पे, ये चीज याद रखिएगा। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो ठंड होने पर ठोस हो जाते हैं और जब ये गर्म होते हैं तो ये थोड़े कोमल हो जाते हैं। ये चीज क्लियर है। तो चलिए देखा जाए क्या क्या दिया है, टेफ्लॉन दिया है, नियोप्रीन दिया है,
पॉलीस्टाइरीन दिया है और पॉलीथीन दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है नियोप्रीन। अभी मैंने आपको बताया जो नियोप्रीन है ये एक टाइप का रबड़ होता है, ठीक है, तो ना कि प्लास्टिक। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार व्याख्या देख लें। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल हो जाते हैं, ठीक है, और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जब हम नियोप्रीन की बात करेंगे तो ये एक तरीके का संश्लेषित क्या है? रबड़ है। चलिए और प्रश्न देखिए, इन्हीं से रिलेटेड कितनी बार रिपीट हो रहा है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट सिंथेटिक? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो हमने अभी तक टेफ्लॉन के बारे में डिस्कस किया। अभी हमने देखा ये थर्मोप्लास्टिक है, इसका यूज हम पैन बनाने में उसमें करते हैं, ये चीज क्लियर है। चलिए नियोप्रीन की हम बात करेंगे तो हमने कहा ये एक रबड़ है, तो ये भी आपका एक कृत्रिम पदार्थ है, ठीक है। लेक्सान की बात हम अगर करेंगे तो लेक्सान जो है वो कुछ इस तरीके का आपका होता है, ये भी कंस्ट्रक्शन के पर्पस में शीट की तरह होता है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक कृत्रिम पदार्थ है। लेकिन जो फाइब्रिन दिया गया है ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, क्योंकि फाइब्रिन जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब चोट लगती है ना तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो फाइब्रिन की वजह से होता है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्लास, अगर किसी भी स्टूडेंट ने थोड़ी सा वो हिम्मत ली होगी कि जरा टेफ्लॉन, नियोप्रीन इन सब के बारे में देख ले तो वो इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकता था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए फाइब्रिन इज अ प्रोटीन दैट हेल्प फॉर्म ब्लड क्लॉट्स एंड हील द वॉन्ड्स। मतलब अगर चोट लगी रहती है तो फाइब्रिन जो प्रोटीन है उसी की वजह से हीलिंग जल्दी होती है, घाव जल्दी भरता है। तो अब आपको याद रहेगा ना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए ऑक्सीटोसिन की बात की गई है, स्पार्टम की बात की गई है, नियोप्रीन की बात की गई है, रेयॉन की बात की गई है। तो अभी देखिए हमने नियोप्रीन की जब बात की तो मैंने आपको क्या बताया, ये एक स्पेशलाइज्ड रबड़ है कॉस्ट्यूम बनाने के लिए ना, कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे उसके लिए नियोप्रीन का यूज किया जाता है। एस्पार्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक सिंथेटिक स्वीटनर होता है। जब शुगर फ्री की गोलियों के पीछे ऐसे इंग्रेडिएंट देखोगे ना तो वहां पर एस्पार्टम लिखा रहता है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है सिंथेटिक। ऑक्सीटोसिन की हम बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन है, और मैंने आपको बताया है ये आपका क्या कहलाता है, जब इसके थ्रू मिल्क प्रोड्यूस होता है। मदर जब अपने बच्चे को देखती है तो उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मिल्क सिक्रीशन होता है, ये याद रखिएगा। तो लव हार्मोन ये होता है, माँ जब अपने बच्चे को देखती है तब उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होने की वजह से मिल्क सिक्रीट करता है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कैटल्स की बात की जाती है, गाय की, भैंस की, तो उनको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे। लेकिन ये हार्मफुल है। अगर नेचुरल वे में बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल वे में हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं तो इट विल बी हार्मफुल। तो ये याद रखना है आपको। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ऑक्सीटोसिन का यूज करके, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लड़कियों को लगा के उनको मैच्योर दिखाया जाता है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। और रेयॉन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये फाइबर है। आपने सुना होगा रेयॉन का कपड़ा, ठीक है, सिल्क का कपड़ा, तो ये स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं था? डी करेक्टली मैच नहीं था। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। देख लीजिए क्लास, यहाँ पर रेयॉन के कपड़े और सिल्क के कपड़े बहुत मुलायम से होते हैं, तो ये आपका स्टार्च नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? देखिए सेम प्रश्न आपके परीक्षा में फिर रिपीट हुआ था। तो अभी हमने देखा रेयॉन जो है वो मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ठीक है, ये फाइबर है। एस्पार्टम की हम बात करेंगे तो ये सिंथेटिक स्वीटनर है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबड़ है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन्स की बात की गई है और फंक्शंस की बात की गई है। तो इंसुलिन जो है वो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, सही है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इसी वजह से उन्हें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को बॉडी में मेंटेन करने के लिए। तो यही चीज है।
अगर किसी की बॉडी में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो बॉडी ग्लूकोज जो है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा, इसी वजह से उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। मेलाटोनिन जो है वो निद्रा नियंत्रण करता है, हाँ इसीलिए कहा जाता है रात में लाइट बंद करके सो, ठीक है। यहां से आपका मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा, जब ऐसे आंखों पे रोशनी नहीं पड़ेगी तो नींद अच्छी आएगी। तो मेलाटोनिन जो है वो रेगुलेशन ऑफ स्लीप का काम करता है। ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बता दिया कि मिल्क सिक्रीशन में ये मदद करता है। गैस्ट्रिन की बात करेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं, गैस्ट्रिन जो है वो स्टमक से रिलेटेड है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। एसिडिटी इसको कंट्रोल करता है। तो यहां पर आपका कौन सा सही नहीं था, डी आपका सही नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। देखिए प्लांट हार्मोन के बारे में बोला गया है, इंसुलिन दिया है, एस्ट्रोजन दिया है, यहां पे एस्ट्रोजन कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर थायरोक्सिन दिया है और साइटोकाइनिन दिया है। तो प्लांट हार्मोन इन सब में से कौन सा है, जो साइटोकाइनिन है ये प्लांट हार्मोन है। थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से आपका सिक्रीट होता है। हमने इंसुलिन की बात करेंगे तो ये पेनक्रियास से आपका क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है ये हार्मोन। और एस्ट्रोजन जो है, दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन, जिसको कि हम एक को एस्ट्रोजन कहते हैं, एक को प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल ऑफ द आइसलेट, की बीटा सेल द्वारा सिक्रीट होता है, तो बताइए कौन सा। अभी हमने बताया आपको क्या होगा, ग्लूकागोन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या एल्डोस्टेरोन। तो एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। पेनक्रियास की बात की है, आइलेट, लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, बताइए लैंगरहैंस के आइलेट से क्या प्रोड्यूस होता है, तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। ये परीक्षा में पूछा गया है, सी आपका सही उत्तर है। यहां पर एक बार आप लोग देख भी लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक के इधर आपको पेनक्रियास दिखेगा, ठीक है। पेनक्रियास में ही हम बात कर रहे हैं। यहां पर जब हम अल्फा सेल की बात करेंगे, अल्फा सेल जो है याद रखिएगा, अल्फा सेल जो है वो ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करती है, ठीक है, ग्लूकेगॉन को। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करती है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे डेल्टा सेल की, तो डेल्टा सेल जो है वो सेमस, यहां पे मैं लिख देती हूं, सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करती है। तो हो सकता है परीक्षा में अगली बार थोड़ा सा पेनक्रियास से रिलेटेड क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाए और ये आपसे पूछ ले कि अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती है, बीटा क्या सिक्रीट करती है, गामा क्या सिक्रीट करती है। तो याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो चीजें मैं आपको बता रही हूं। चलिए अगला देखते हैं हम, व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, ठीक है। जो स्टोन किडनी में प्रोड्यूस होता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम बेंजोनेट। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है कैल्शियम ऑक्सिलेट, बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, यहां पर देखिए एसिड प्रेजेंट इन अ विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। कंपाउंड प्रेजेंट इन अ बोन, अक्सर पूछा जाता है कि बोन की हड्डियों मतलब हड्डियों को मजबूत करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो होती है, साथ ही साथ फास्फोरस की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट होती है, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है, ये सही है। यहां पर मैंने आपको दिया नहीं ना कि इसमें सही पूछा गया कि गलत पूछा गया है, तो दो ठो सही है तो मतलब गलत ही पूछा गया होगा। फिर हम बात करें दूध के खट्टे होने की बात, ठीक है, तो दूध किसके वजह से खट्टा होता है, नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं, किसके वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। फिर उसके बाद एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, तो वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर गलत कौन सा था, सी आपका गलत था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी से,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन कैल्शियम। अब इसमें बोला गया कि किस मटेरियल में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो टाल्क दिया गया है, कोरंडम दिया गया है, ठीक है, जिप्सम दिया गया है और चीनी मिट्टी दिया गया है। तो बताइए कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है, ABCD में से। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है जिप्सम। अब यहां पर जिप्सम के बारे में जब हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम को अगर आप देखेंगे तो इसमें 23.3% कैल्शियम प्रेजेंट होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या है, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, याद रखिएगा। तो जिप्सम में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। हो सकता है परीक्षा में किसी ऑप्शन में आपको फिर जिप्सम दे दे। इसी तरीके से कोरंडम की अगर हम बात करेंगे, कोरंडम क्या होता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा। कोरंडम जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल फॉर्म होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पिंक कलर से आपको दिखेगा, पिंक कलर का आपको दिखेगा, क्रिस्टल होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल फॉर्म होता है ये। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में किसी भी ऑप्शन में आपको फिर कोरंडम की बात करते, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेम प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लेकिन ऑप्शंस आपको दे दिए रहते हैं और ये ऑप्शंस आपको मदद करते हैं एलिमिनेशन में। मैं फिर कहूंगी ये चीज एलिमिनेट करने में यही सब चीजें आपको मदद करेगी। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, तो यहां पर याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, मदर मिल्क प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग, ठीक है। जो मदर मिल्क होता है वो छोटे बच्चे को ज्यादातर हर पोषण दे देता है, लेकिन कोई चीज उसमें किसी चीज का अभाव होता है, इसीलिए मदर मिल्क को कंप्लीट डाइट नहीं कहा जाता है। तो किसका अभाव होता है, दूध है तो कैल्शियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, लेकिन आयरन नहीं होता है। आयरन का जहां भी प्रेजेंस होगा वहां पर थोड़ा कालापन दिखेगा ना, जैसे साग हो गया, लोहा हो गया, बना दो, ठीक है, चुकंदर हो गया। तो मदर मिल्क में आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास हम, क्या दिया गया है, इंडस्ट्री दी गई है और सेंटर बोला गया है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, जूट की बात की गई है, तो एक एक को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, जब मैं आपसे बात करूंगी जिंक की, तो ये टुंडू में प्रेजेंट है, सी का सेकंड दो जगह दिया गया है, वेरी गुड, ठीक है। जूट की बात अगर मैं करूंगी तो भाटपाड़ा में, डी का फोर्थ ये हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम की जब मैं बात करूंगी तो जेके नगर, याद रखिएगा। और जब मैं कॉपर की बात करूंगी तो मलाजखंड। तो सही उत्तर बी है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। यहां पर देख लीजिए, जब हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो जेके नगर, तांबे की बात करेंगे तो मलाजखंड, ठीक है, जस्ता टुंडू में और जूट जो है भाटपाड़ा में, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, एक तरफ पेपर दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो कागज, सीमेंट, लौह और इस्पात और खनिज तेल शोधनशाला। तो कागज की अगर हम बात करेंगे तो ये किस स्थान में प्रोड्यूस होता है, टीटागढ़ में। ए का थर्ड एक ही जगह दिया गया है, मेरा जो मेहनत है वो आसान कर दिया, थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता नहीं है मुझे। सीमेंट की बात करेंगे तो लखेरी हो गया, ठीक है। आयरन एंड स्टील की बात करेंगे तो ये आपका हो गया भिलाई स्टील प्लांट, आपने सुना होगा। फिर इसके बाद मिनरल ऑयल रिफाइनरी की बात करेंगे तो अंबाला मुकुल। तो वैसे सबसे आसान ऑप्शन तो इसमें था भिलाई स्टील प्लांट। तो अगर हम सी का सेकंड देखते तो क्या देखें, हम आ पाते आंसर, तुरंत आप आंसर पे आ जाते। तब भी ये जो ऑप्शन सेट है ये प्रशासन द्वारा ही आपके पेपर में ही पूछा गया प्रश्न है। तो मैं यही आपको बताती हूँ, अगर आपको एक दो ऑप्शन भी याद होते हैं तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या पूछा गया है, ये तो हमने देख लिया। कागज, ठीक है, टीटागढ़ हो गया, फिर सीमेंट लखेरी हो गया, फिर भिलाई स्टील प्लांट हो गया, खनिज तेल का अंबाला मुकुल हो गया। अगला प्रश्न, प्लेस दिया है, इंडस्ट्री दी गई है, तो चलो जल्दी से बता दो। चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। फिरोज तो चूड़ियों की बात कर रहा था, तो फिरोजाबाद का क्या हो जाएगा, बैंगल्स हो जाएगा। फिरोज ने चूड़ियों की बात की, तो बी का फोर्थ
ये भी एक ही जगह दिया गया है, तब भी आप देखो आंसर पे आ गए। मैंने नहीं सेट किया ABCD, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ये मत समझना कि मैम आपने बहुत आसान ऑप्शन सेट कर दिया, मेरे द्वारा नहीं सेट किया गया। ठीक है, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर हो गया। लेकिन चुर्क में सीमेंट के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, अलीगढ़ का ताला। ठीक है, और मेरठ की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स गुड। ठीक है, खेल का सामान। अभी आपको पता है ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां पर स्टैब्लिश की जा रही है? मेरठ में, ये भी याद रखिएगा। तो सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, इंडस्ट्री है और सेंटर दिया गया है। देखो फिर स्पोर्ट्स गुड की जैसे बात करेंगे, मेरठ हो गया। ए का थर्ड दो जगह दिया गया है, इससे मुझे यह पता चल गया बी का फोर्थ होगा, तो मैच बॉक्स को तुरंत मैंने बरेली लगा दिया, बी का फोर्थ। अब मुझे देखना है पीतल का सामान और लकड़ी पर नक्काशी। तो पीतल का सामान तो मुरादाबाद में मिलता है, ये भी मुझे पता है, तो सी का फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट है और डी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये सब चीजें बार बार रिपीट होती हैं। तो आज का लेक्चर क्या करना, इनटू 2 करके देख लेना जल्दी से, बस यही देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को ये सब चीजें आती भी होगी। और मैं आपको बताऊं, ये सबसे इजी चीजें होती हैं, लेकिन एग्जाम में जब हम प्रेशर में रहते हैं तो हम इन्हीं चीजों को रिवाइज करके नहीं जाते हैं, और यही प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं और प्रीलिम्स 1-2 नंबर से रुक जाता है, तो बड़ा कष्ट होता है। तो इसीलिए मैं जानबूझ के इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रही हूं आपके साथ, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है यहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, और यही से प्रश्न गलत भी होते हैं हमारे। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 70% ऑफ द कॉफी अलोन। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी भारत में कहां प्रोड्यूस होती है? तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो सबसे आखिरी ऑप्शन जो है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी भारत में प्रोड्यूस होती है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक तरफ आपको सेंटर दिया गया है, दूसरी तरफ आपको इंडस्ट्री दिया गया है। ओसाका, ठीक है, डेट्रॉइट, क्यूबा और सेंट पीटर्सबर्ग। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, ओसाका जो है वो किसके लिए फेमस है? वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। तो ए का थर्ड, यहाँ पे तो ए का थर्ड एक ही जगह दिया गया है। ठीक है, तो हमको आंसर तो पता चल गया। डेट्रॉइट की बात करेंगे तो ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। क्यूबा की बात करेंगे तो सी फॉर क्यूबा, सी फॉर सिगार के लिए फेमस है। और सेंट पीटर्सबर्ग की बात करेंगे तो ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कॉपर चित्रदुर्ग दिया गया है, लॉ अयस्क बेल्लारी दिया गया है, मैग्नीज भिलवाड़ा दिया गया है, बॉक्साइट कटनी दिया गया है। तो बॉक्साइट कटनी में मिलता है। ठीक है, मैग्नीज की बात करेंगे तो ये भिलवाड़ा में। ठीक है, फिर लॉ अयस्क की बात किया गया है और तांबे की बात किया गया है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, ये सब आयरन के लिए फेमस है, ना कि कॉपर के लिए। कॉपर जो है हमें राजस्थान वाले, खितरी वाले रीजन में मिलता है, राजस्थान रीजन में, खितरी ये सब रीजन में। तो यहां पर आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये करेक्टली मैच नहीं है और सब आपका करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो यहां पर आपका 1 जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए, जब हम तांबे के उत्पादन की बात करेंगे तो तांबे का उत्पादन मुख्यतः राजस्थान में होता है। कहां कहां? खितरी, मैंने आपको बताया ना, ये आपके परीक्षा में कई बार ऑप्शन दिया है, तो याद रखिएगा, खितड़ी, झुंझुनू, ठीक है, स्थानों में होता है। मैग्नीज के उत्खनन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कटनी आपको दिया गया था। ठीक है, तथा महाराष्ट्र, उड़ीसा में होता है। और जब हम बात करेंगे चित्रदुर्ग, बेल्लारी और चिकमंगलूर, ये सब भी है। तो ये यहां पर हमें लॉ अयस्क का उत्खनन मिलता है, याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो चित्रदुर्ग और बेल्लारी जो है वो कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखिएगा। चित्रदुर्ग और बेल्लारी जो है वो कर्नाटक में है। और लॉ अयस्क का उत्खनन तथा कटनी, कोरापुटी और बोलांगिरी से भी होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहां पर अगला प्रश्न हम देखेंगे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। इंडस्ट्रियल रीजन दिया गया है, कंट्री दिया गया है, किनकी, कैंटन, ठीक है, लोरेन
और बेलो हॉरिज़ॉन्टली। तो बताइए किस तरीके से आप मैच करेंगे, किनकी की बात हम करेंगे, तो ये जापान में है, तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। फिर हम बात करें अगर लोरेन की, तो ये फ्रांस में है, कैंटन जो है वो चाइना में है, तो बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, तो आपका सही उत्तर ए हो गया। याद रखिएगा क्लास, इंडस्ट्रियल रीजन, और ये इंडस्ट्रियल रीजन किस कंट्री में है, परीक्षा में रिपीट होंगे यहां से प्रश्न, तो ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है इसको हम देखते हैं। सल्तनत काल के तकनीकी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकास हुआ था जिसे साकिया या रहट कहा जाता था। याद रखिएगा, ठीक है, साकिया या रहट कहा जाता था। किस चीज की बात की गई है, तकनीकी सिंचाई के बात की गई है, ठीक है, सिंचाई की एक नई तकनीक का विकास की बात की गई है, एक जो आपका डेवलपमेंट हुआ है इरिगेशन में। घोड़े के पैर में लगाए जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग में आया। फिर स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग भी इसी काल से शुरू हुआ। तो सल्तनत काल से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो बताइए। जो सिंचाई में तकनीक का विकास हुआ था, ठीक है, जिसे साकिया या रहट कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। घोड़े के पैरों में जो नाल लगती है, घोड़े की नाल लोग बोलते हैं ना, वो भी तुर्कों के आगमन से ही आई थी इसकी प्रथा। और स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग भी इन्हीं के काल से स्टार्ट हुआ था। तो तीनों ही बिल्कुल सही है, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए क्लास, ये प्रश्न जो है बड़े हैं, अगर आप चाहें तो आराम से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि समय लगेगा पढ़ने में। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है, तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए। शासक बनने के बाद उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करा दिया था। फिरोज तुगलक के शासन में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। वह ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो बताइए यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो फिरोज शाह तुगलक था, वो पहला मुस्लिम रूलर था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो स्लेव्स की, दासों की संख्या जो थी वो फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा थी, ये भी सही है। और उसने जगन्नाथ मंदिर को डिमोलिश कराया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पर एक चीज और याद रखिएगा, उसने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे 300 नगरों की स्थापना की थी। ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण कराया था। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की भी रचना की है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को दिल्ली कौन लेकर आया था, फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। तो यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बने हैं कि मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को कौन दिल्ली लेकर आया था, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है ये, तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सबसे शिक्षित था, परंतु उसको पागल बादशाह भी कहा जाता था। उसने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा, परंतु 1335 में वह अपनी राजधानी को दिल्ली वापस ले गया। तो देखिए, जब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये बात सही है कि ये सबसे एजुकेटेड था। उसी के समय टोकन करेंसी भी उसने स्टार्ट की थी, लेकिन टोकन करेंसी से उसको घाटा हो गया था। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, घर ही में बैठ के टोकन करेंसी बना ले रहे थे। कॉन्सेप्ट अच्छा था, आज हम टोकन करेंसी का ही यूज कर रहे हैं एक तरीके से हम देखें तो, लेकिन उस समय के लिए वो आइडिया जो था वो थोड़ा घाटे वाला हो गया था, क्योंकि घर ही में बैठ के लोग आराम से टोकन करेंसी बना ले रहे थे। इसने अमीरे को ही स्टैब्लिश किया था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसने अपनी जो राजधानी थी वो दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया था और बाद में फिर दौलताबाद से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है।
उसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलाना है। तो देखो, मार्को पोलो की बात की गई है, इब्न बतूता की, अल्बर्नी की और फ्रेंकोइस बर्नियर की बात की गई है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, अभी बता दूंगी तो अगले प्रश्न का आंसर आपको पता चल जाएगा। चलो नहीं बताऊंगी, ठीक है। बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। अल्बर्नी जो इब्न बतूता जो था वो कहाँ का था, वो मोरक्को का था। तो बी का सेकंड 2 जगह दिया गया है। ठीक है, मार्को पोलो की बात करेंगे तो वो इटली का था, तो ए का फर्स्ट हो गया। फिर अल्बर्नी की अगर हम बात करेंगे तो वो उज्बेकिस्तान का था, और फ्रांकोइस बर्नियर की बात करेंगे तो वो फ्रांस का था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। मार्को पोलो कहाँ का था, इटली का था। इब्न बतूता मोरक्को का था। अल्बर्नी उज्बेकिस्तान का था। ठीक है, और फ्रेंकोइस बर्नियर जो थे वो फ्रांस के थे। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं। अब देखिए आपकी परीक्षा में बना हुआ प्रश्न यहाँ पर। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के समय पे कौन आया था। तो बताइए, फादर एंथोनी आए थे, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट आए थे, या फिर निकोलो मनुची, या फिर फ्रांकोइस बर्नियर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, फादर एंथोनी जो थे वो अकबर के समय में आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये जहांगीर के समय पे आए थे। यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। निकोलो मनुची की बात करेंगे तो ये दारा शिकोह वाले टाइमलाइन में थे। ठीक है, उन्हीं के समय पे आए थे। और फ्रेंकोइस बर्नियर की बात करेंगे तो ये शाहजहां के समय में आए थे, और ये दारा शिकोह और औरंगजेब की जो लड़ाई हुई थी उसकी उस समय भी वो थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर क्या पूछा गया है कि 8वीं शताब्दी के मध्य के राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस समय भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ था। फिर ये राजवंश दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल, पश्चिम तथा उत्तरी भाग में गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। तो ये तो लग रहा है कि पूरे पैसेज ही लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल सही लिखा है। जब हम 8वीं शताब्दी की बात करते हैं तो भारत में 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल, पश्चिम में अगर हम देखेंगे, और उत्तर में भारत में गुर्जर प्रतिहार। ये भी सही है, ये भी सही है। और कन्नौज के अधिकार को लेकर इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पदों में से असत्य कौन सा है। तो देखिए, सहाने मंडी की बात करेंगे तो प्रत्येक बाजार में बाजार का अध्यक्ष। बरीद की बात करेंगे तो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था ये। ठीक है, फिर मुन्हियान या गुप्तचर की बात करेंगे तो गुप्त सूचना प्राप्त जो देता था, मतलब डिटेक्टिव की बात हम कर रहे हैं, एक तरीके से गुप्त सूचना प्राप्त करता था ये। तो यहाँ पे शाहने मंडी की बात करेंगे तो बाजार का अध्यक्ष हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। बरीद जो होते थे वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिटेक्टिव वाला ही काम करते थे, मार्केट को इंस्पेक्ट करते थे, वो काम करते थे। मतलब एक तरीके से इनका भी काम इंस्पेक्शन वाला ही था। गुप्तचर जो हुआ करते थे वो छुप के अपना भेष बदलकर मार्केट का पता लगाते थे। तो ये सारे सही हैं, डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। प्रश्न को हम देखते हैं, क्या बोला गया है। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा, महमूद गवा द्वारा, या फिर फिरोज शाह द्वारा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। ठीक है, गुरु रामदास ने रामदासपुर, जिसको कि अब हम अमृतसर के नाम से जानते हैं, उसको बसाया था। तो यहां पर आपके कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये बोला गया है। तो देखिए क्लास, जब हम बात करेंगे गुरु अंगद ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। और गुरु रामदास ने रामदासपुर
फाउंड किया था, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए, गुरु नानक की हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। ठीक है, गुरु अंगद की बात करेंगे तो अभी प्रश्न में हमने देखा गुरुमुखी लिपि की जब बात कर रहे हैं तो इसके जनक हम किसको कहते हैं, गुरु अंगद को कहते हैं। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फिर गुरु अमरदास की जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा बादशाह अकबर द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बादशाह अकबर के समकालीन कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए गुरु अमरदास। ठीक है, और गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। परीक्षा में क्लास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने को दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले गुरु नानक हैं, फिर गुरु अंगद हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अमरदास हैं, फिर अमरदास हैं, फिर रामदास हैं, फिर अर्जुन हैं। तो इतना आपको पहले याद रखिए, अभी हम और डिस्कस करते हैं। अर्जुन देव की अगर हम बात करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था, अर्जुन देव द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और अमृतसर में हर मंदिर साहिब का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये किसके समकालीन थी, गुरु अर्जुन देव, तो ये जहांगीर के समकालीन थे। देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा शहीद किए गए थे ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं। जब हम गुरु हरगोविंद की बात करते हैं तो अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, गुरु हरगोविंद द्वारा की गई थी। ठीक है, सिखों को एक लड़ाकू जाति में इन्होंने बदल दिया था। गुरु हर राय की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। गुरु हरकिशन की बात करेंगे तो ये बहुत ही कम आयु में ये गुरु बने और अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया था। गुरु तेग बहादुर की बात करेंगे तो औरंगजेब के समय के थे ये, और औरंगजेब ने इन्हें शहीद किया था, ये भी याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करेंगे तो खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी और धर्माचार पाहुल का प्रचलन भी इन्होंने शुरू किया था। तो यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो आपको याद होना चाहिए जो चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं क्लास, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। यहां पर ये चीज क्लियर हो गई, आपका आंसर जो था वो सी था, दोनों बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन, यहां पे ध्यान से देखिएगा। चलिए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वह इसमें शामिल हुए, या बंगाल तक ही सीमित रहा। तो बताइए, स्वदेशी आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं, 1905 वाला समय उधर की बात कर रहे हैं, तो इसमें विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ, बंगाल के फार्मर्स को बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुए थे वो इस मूवमेंट से, ये सही है, लेकिन ये खाली बंगाल तक लिमिटेड था, ये आपका गलत है। ठीक है, चौथा आपका गलत है। तो बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट है, तो 4 यहां दिया गया, यहां दिया गया, यहां दिया गया। सही उत्तर आपका 1 2 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आप लोगों को पता ही है कि बंगाल का विभाजन किस दिन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पुणे और मुंबई रीजन की बात करेंगे, यहां पर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे। ठीक है, और मद्रास में बात करेंगे तो चिदम्बरम पिल्लई ने वहां पे नेतृत्व किया था। अब देखिए, 1905 अगर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें 2 प्रस्ताव पारित हुए थे, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी, और बंगाल में बंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देने की बात की गई थी। 1905 में किसने किया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की है, याद रखिएगा। और 1906 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दादा भाई नरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और मैंने आपको बताया है इसमें किस चीज की बात की गई थी, स्वदेशी की बात की गई थी, स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, और इस एजुकेशन को प्रमोट, भारतीय एजुकेशन को, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं की गई थी उस समय, गवर्नमेंट की बात करें तो हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए,
अगला प्रश्न हम देखते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर्म्ड बाय, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था UNFCCC जो है वो कब फॉर्म हुई है, 1992 में रियो समिट में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो दी जनेरियो, 1992 आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा क्लास इस पॉइंट को भी। यहां पर एक दो और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि रियो दी जेनेरियो समिट को ही हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट याद रखिएगा। इसमें हम रियो डिक्लेरेशन की बात करते हैं, एजेंडा 21 की बात करते हैं, फॉरेस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और UNFCCC की बात की जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले एजेंडा 21 किस में आया है, तो आप याद रखेंगे अर्थ समिट में 1992। आपसे पूछ ले कि UNFCCC का गठन कब हुआ है, तो आप बताएंगे रियो समिट 1992 में, ठीक है। चलिए, तो क्लास अब आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। आज हमने मिक्स्ड क्वेश्चन रखे थे, कुछ क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर्स के थे, कुछ क्वेश्चंस नए थे, जहां से आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। आशा करती हूं आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो। हमने साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा टेफ्लॉन क्या होता है, नियोप्रीन क्या होता है, लेक्सॉन क्या होता है, फाइब्रिन क्या होता है, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको पिक्चर्स के फॉर्म में दिखा दिया है ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए और परीक्षा में जब आप प्रेशर में बैठे तो आप कंफ्यूज ना होने लगे कि नियोप्रीन क्या था, फाइब्रॉन क्या था, फाइब्रिन क्या था, ठीक है, टेफ्लॉन क्या था, अब आपको सब पता होगा ना, जिप्सन क्या था। तो चलिए, आशा करती हूँ क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी और प्रश्नों के साथ। तब तक आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और एकदम रिलैक्स रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। परीक्षा अच्छी होगी उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अपने माता पिता के आशीर्वाद पे, ईश्वर के आशीर्वाद पे और अपने परिश्रम पे विश्वास रखिए, भगवान आपको जरूर सफलता देंगे। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू।